पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैट की बहुत सारे प्रॉब्लम बताए थे। आज एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म है उसको हम एक्सप्लेन आपको करते हैं। तो सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इमेजिन कर लीजिए कि कोई सरफेस है, तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे निकाल दे सकते हैं, तो बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स निकालते हैं, समझे। अगर इस पर कंसीडर करते हैं तो देखिए एक कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, मान लीजिए इसका एरिया डेलस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, समझे। इसके ड्रा एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ओवर ए गिवन एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, देखिए, नॉर्मल कंपोनेंट एंड एरिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक पॉइंट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा। तो ड्रा ए पॉजिटिव नॉर्मल हम लोग खींचते हैं। तो पॉजिटिव नॉर्मल क्या है? तो एक माने एरिया वेक्टर का एक एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर होता है क्या? तो एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज नॉर्मल होता है, अलोंग द पॉजिटिव नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। तो ये क्या हो गया? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव नॉर्मल होगा। तो ई हो गया थीटा। तो थीटा क्या होता है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन, देखिए, वेयर ई डॉट एल एस। तो आप पढ़े हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? ई डेल एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आई पॉजिटिव नॉर्मल हो गया, जैसा हम दिखाए हैं कि पॉजिटिव नॉर्मल हो गया, एंड पॉजिटिव नॉर्मल एंगल बिटवीन ई एंड पॉजिटिव नॉर्मल फॉर गिवन एरिया। जैसे ई है, डेलस लिया, तो एरिया वेक्टर कौन हो गया इसका? ए। जब होगा तो ऐसे होगा। अब इस केस में हम लोग स्टडी करते हैं कि आपको याद रखना है कि डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा ऑलवेज अलोंग द नॉर्मल टू सरफेस। रिमेंबर, एकदम याद रख लीजिए, रिमेंबर directions of area vector along the normal to surface। एरिया वेक्टर किस होता है? एरिया वेक्टर में बोले जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नॉर्मल। तो डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा, ये नॉर्मल फॉर, देखिए, डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल, पॉजिटिव नॉर्मल फॉर गिवन एरिया वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू सरफेस। मतलब एकदम बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो एक चीज हो गया एरिया वेक्टर। अब रही सवाल की इस पर, देखिए, अब यहां है, अब एरिया वेक्टर है। अगर ये एरिया वेक्टर है मतलब पॉजिटिव नॉर्मल है, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज पैरेलल टू नॉर्मल। देखिए अगर इफ ई पैरेलल टू नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, तो इज देखिए इज पैरेलल टू नॉर्मल, समझे, तो क्या होगा, इज पैरेलल टू नॉर्मल है, तो जहां नॉर्मल रहेगा, देखिए यहां पर इज पैरेलल टू नॉर्मल, इसके नॉर्मल हुआ है, समझे, तब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा क्या होगा, तो फाइव बराबर हो जाएगा ई डेल एस, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में अगर इफ ई इज पैरेलल टू पॉजिटिव नॉर्मल, पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, तो देखिए यहां जब थीटा 0 हुआ, पहले एक केस और देख लीजिए, अगर थीटा 0 हुआ इसके केस में, अगर ये नॉर्मल अपोजिट हो जाए टू दिस सरफेस, सरफेस के अपोजिट का मतलब क्या हो गया, मतलब सरफेस के अपोजिट का मतलब हो गया कि थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, याद रखिएगा। अगर ई थीटा है, अगर ई एलोंग इसके हुआ तब तो ए हो गया, अगर ये जो है अपोजिट हो जाए, अपोजिट का मतलब सीधे इधर, ये अपोज में था अभी नॉर्मल, अभी उल्टा हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 180, तो cos 180 कितना होता है, cos 80, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तब आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डेल एस, निगेटिव में आ गया, फ्लक्स मेरा निगेटिव में आ गया। अब इसमें आपको फ्लक्स में क्या याद रखना है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए गिवन एरिया इज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज्यूम एरिया, जिस तरह का एरिया रहेगा वो होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम कर दिए, इसमें केस स्टडी किए, और ये है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया, अच्छा ये पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव नॉर्मल जो है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो हम अभी आपको बता दिए कि रिमेंबर द डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल, डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस रहेगा, एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज, तो ये हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है क्या, अभी तो एक नॉर्मल के लिए बता दिया, अब इसमें मेन याद रखना है क्या, कि देखिए एक कंडीशन है, इवेंट ई परपेंडिकुलर टू डेल एस, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो याद रखिएगा आप एंगल कभी 90 डिग्री मत लिखिएगा, ई परपेंडिकुलर टू डीएस का मतलब हो गया कि ये जो है मान ली एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तब एंगल क्या हो जाएगा, तो यहां पर वेन ई परपेंडिकुलर टू डेल एस रहेगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, परपेंडिकुलर रहेगा तो 0 डिग्री। अब पूछिए क्यों परपेंडिकुलर रहेगा तो 0 डिग्री क्यों करेंगे, तो देखिए ई परपेंडिकुलर टू डेल एस, ई परपेंडिकुलर टू डेल एस, तो डेल एस के एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाला मान इसी पर रहेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 0, समझिए, तब आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो फाइव क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा। अच्छा अब क्या है, अब ये चीज अब कहता है कि वेन ई पैरेलल हो जाएगा डेल एस की, ये एरिया है, अब ये पैरेलल हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, याद रख लेने का, तो फ्लक्स जो निकलेगा वो मिनिमम 0 हो जाएगा। इस केस में ये समझने वाला चीज है
कि एक क्लोज एरिया है, इसका हम टेलस लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया किसी पॉइंट के पॉजिटिव नॉर्मल हम लिखते हैं, डायरेक्शंस ऑफ तो एरिया वेक्टर जो लिखते हैं पॉजिटिव नॉर्मल टू द सरफेस होता है। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द पॉजिटिव नॉर्मल मीन्स एरिया वेक्टर, और ई का एंगल हो गया तो ई फाई बराबर। अब देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड फ्लक्स बता दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो लाइन ऑफ फोर्स जब भी रहता है तो पॉजिटिव नॉर्मल रहता है। अब आता है गॉस थ्योरम, तो इसके लिए जानने के लिए आपको ये भी थोड़ा जानना पड़ेगा। देखिए आपको छोटा छोटा चीज में आपको हम बताते हैं, जैसे देखिए आता है, देखिए आता है सीमा, तो चार्ज पर एरिया, इसको रो बोलते हैं, रो, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इसको लेमडा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, रो को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये होता है चार्ज पर वॉल्यूम, ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका एरिया हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर, इसका होगा कूलम मीटर किलो, इसका हो जाएगा कूलम पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया, ये जानना चाहिए, मतलब ये हो गया। अब कहता है गॉस थ्योरम क्या बोलता है, तो देखिए गॉस थ्योरम बोलता है क्या, देखिए अब गॉस थ्योरम बोलता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस, कोई भी सरफेस रहेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस बोलो, ये क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज गिवन सरफेस, मान ले सरफेस ई इंटू डेल एस कर दिया, जैसा ये बताए थे, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज। समझ गए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, फ्लक्स ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, दैट इज ए गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट लिख दीजिए, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही हो गया। अब रही सवाल कि हम स्टडी करना चाहते हैं कि मान ली कोई ये स्फीयर है, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर, ठीक है, whose center is R, मान लीजिए, ठीक है। तो हम बोले कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ए क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस, तो आप क्लोज सरफेस के लिए मान लीजिए इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखिए, तो वी टेक एलिमेंट, इतना हम एलिमेंट ले लिया, इसका क्लोज सरफेस डीएस लिख सकते हैं, एलएस लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं डीएस, ठीक है। तो डीएस, तो अभी हम आपको बताएं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल होगा ई, ठीक है, ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तक हमने बताया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज होगा, जितना चार्ज रहेगा। तो हम लेट अस बी कंसीडर द एलिमेंट एरिया ds, ठीक है, एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पड़े हैं Q/4πε0 R², ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, पूरे इस पॉइंट पर हम
इतना लिखिए। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ई डेल एस, ठीक है। तो देखिए डेल एस लिखिए या डेल एस लिखिए या डीएस लिखिए, बात बराबर है। हम डीएस लिख दिया तो डीएस लिख दिया। अब देखिए ई क्या होता है? ई सिंबल है क्लोज सरफेस का। अच्छा, तो क्लोज सरफेस का सिंबल है तो ई बराबर क्या लिखिएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये हो गया डीएस। तो डीएस है क्या? ये स्फीयर। तो देखिए स्फीयर है, तो स्फीयर है तो स्फीयर का क्या होता है? एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया निकालना चाहते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई और ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो आ गया प्रूफ, हो गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हम बताएं, स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, उसके बाद लेटेस्ट कंसीडर करके ऐसे स्फीयर बना दीजिए। तो एक गॉस थ्योरम हो गया। अच्छा, ऐसे ये हो गया। अगर आप चाहें तो एक ढंग से और होता है कि वैल्यू कितना होता है। तो देखिए अगर आप जानते हैं तो देखिए क्या हम बताते हैं। यहाँ पर ई तो हो गया, एक चीज होता है देखिए अभी ई डीएस, डेल एस की जगह डीएस लिखा है तो डीएस कर लो। तो देखिए क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? ई टी एस कॉस थीटा, ठीक है, एस कॉस थीटा, ठीक है। ई डी एस कॉस थीटा, ई का वैल्यू क्या बताए? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये हो गया टी एस कॉस थीटा कॉस थीटा। ये अंदर में आर स्क्वायर घुसा दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो क्या होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 डीएस बाई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बताओ, हम बताए हैं आपको ऐसे क्लोज सरफेस में थीटा है और ई डीएस है, आई आर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग थीटा है डी ओमेगा, मतलब सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू जो होता है याद रखिएगा, सॉलिड एंगल बराबर होता है डीएस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। तो ई क्या हो गया? सॉलिड एंगल। स्फीयर में स्टडी कर रहे हैं तो स्फीयर में सॉलिड एंगल बैठा दिए, सॉलिड एंगल डी ओमेगा कर दिए। और टोटल सॉलिड एंगल जो होता है स्फीयर का, याद रखने का, टोटल सॉलिड एंगल जो होता है, टोटल सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई होता है, याद रखिएगा ये सब। तो ये कितना हो गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया 4 पाई, 4 पाई कैंसिल से क्या हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ऐसे भी प्रूफ कर दिया, समझे, मैंने क्लोज सरफेस के लिए। तो एक गॉस थ्योरम खत्म हो गया। गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन हम आपको बतलाते हैं। देखिए